अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 20th ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है हम पहले ये देख लें कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी डिस्कशन कहाँ पे स्टॉप की थी। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी क्लास डायग्राम की जितनी भी रिलेशनशिप्स थे, मेजर रिलेशनशिप्स थे, यानी एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी डिस्कशन को हमने ख़त्म किया था। उसके बाद हम लोगों ने जनरलाइजेशन की डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोगों ने देखे थे। और लास्ट के लेक्चर में जाने से पहले मैंने आपको एक सैंपल सिनेरियो दिया था, एक सैंपल आपको मैंने एक क्लास डायग्राम दी थी जो कि गलत थी। से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो बनाई गलत हुई थी, उससे मुराद ये थी कि इट वाज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, यानी इट कैन बी इम्प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले जो लास्ट वाले लेक्चर की वो क्लास डायग्राम थी उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन देख लेते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना भी कुछ अपना काम किया होगा, तो आप उससे मेरे वाले सोल्यूशन को आप अपने वाले सोल्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, देयर आर मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू अ वन पॉसिबल सोल्यूशन एंड दैट इज नॉट द फाइनल वन। तो प्लीज अगर आप लोग का अपना बनाया हुआ सोल्यूशन इससे मैच नहीं करता या 10 से 20% डेविएशन भी है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ 90% डेविएशन हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले हम लोग आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उस सोल्यूशन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रिफ्लेक्सिव जो हमारी एसोसिएशन है, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है क्लास डायग्राम का, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक कंप्लीट केस स्टडी, यानी एक कंप्लीट सैंपल सिनेरियो आई विल गिव टू यू, उसके सामने मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा और फिर उसके बाद आज ही के सेशन में हम लोग उसका एक सोल्यूशन भी बनाएंगे, एक पॉसिबल सोल्यूशन बनाएंगे। उस सोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक मतलब पूरा लाइफ साइकिल आपको समझ आ जाए कि एक कंप्लीट क्लास डायग्राम हाउ डज इट लुक लाइक। और उसके बाद 2 से 3 क्लास डायग्राम मैं आपको दूंगा जिसके साथ आपने कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। लास्ट के लेक्चर में जो क्लास डायग्राम मैंने आपको दी थी विच वाज बेसिकली इनकम्प्लीट से मुराद है कि देयर वाज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इट। तो जो क्लास डायग्राम आपको इसको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। इसमें बेसिकली आपको 6 क्लासेस नजर आ रही हैं। सबसे जो हायर लेवल के ऊपर क्लास है वो बेसिकली यूजर इंटरफेस की क्लास है और फिर उसके साथ 4 मैंने और क्लासेस यहाँ बनाई हुई हैं। और सबसे पहली क्लास डॉक्यूमेंट की है, फिर प्रोडक्ट की है, फिर ऑर्डर की है, फिर वर्कर की है और फिर कैटेगरी की है। अब ये जो क्लास डायग्राम थी, नाउ यू हैव टू कीप ऑल द डिस्कस्ड कंपोनेंट ऑफ द क्लास डायग्राम इन योर माइंड। आई रिपीट, एसोसिएशन आपको दिमाग में रखनी है, आपको कंपोजिशन दिमाग में रखनी है, आपको एग्रीगेशन दिमाग में रखनी है और आपको जर्नलाइजेशन दिमाग में रखनी है। इन्हीं 4 चीजों को यूज करके आपने इस गिवन डायग्राम को इंप्रूव करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे हाईलाइट भी किया हुआ है कि व्हाट इज द प्रॉब्लमैटिक एरिया, द एरिया विच नीड इंप्रूवमेंट। उस जगह पे आप लोगों ने फोकस करना था कि उस जगह जहां पे ये ब्लू वाला बॉक्स हाईलाइट मैंने किया हुआ है वो ये बता रही है कि ये वो क्लासेस हैं या ये वो रिलेशनशिप्स हैं जहां पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, ऑप्टिमाइज नहीं हुआ हुआ। अब यहाँ पे अगर हम लोग मतलब वो एरिया हम देखें जहां पे ये क्लासेस लाया करती हैं, तो बेसिकली जो सबसे पहली क्लास है यूजर इंटरफेस की क्लास, उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, दैट इज ओके। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट, ऑर्डर और जो हमारी वर्कर वाली क्लास है उसके अंदर आपको थोड़ा एनालिटिकली ये देखना है कि इसका पैटर्न क्या है, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिहेवियर इन ऑल ऑफ 4 क्लासेस और देन द कैटेगरी। अब अगर आपने इंट्यूटिवली थोड़ा सोचो या बहुत सिंपलिस्टिकली अगर आप इसको रिव्यू करें तो आपको देखते साथ ही एक चीज इमर्ज होती है कि इन चारों क्लासेस में डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट, ऑर्डर और वर्कर में जो चीज कॉमन है, all of them are having ID, all of them are having name and all of them are having this thing description। और ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं ये चारों क्लासेस में कॉमन है और रिपीट हुए हैं। मतलब बजाय इसके कि हम रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके
हुए, इनको मतलब इन एट्रीब्यूट को एक बार ही लिखते, हमने इनको कोई 12 बार लिख दिया, यानी एक ही एट्रीब्यूट 4 मरतबा रिपीट हुआ है, 12 मरतबा, यानी 12 वैल्यूज आप समझे आपने लिख दी है, एक ही काम को आपने 4 मरतबा कर दिया, और एक काम के अंदर 3 सब काम थे, तो टोटल 12 काम ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, विच इज हाईली हाईली अनएक्सेप्टेबल। अब जो एक तो ये वाला पॉइंट है कि ये 3 जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं इन 4 क्लासेस के, ये एक तो रिपीट हो रहे हैं, दैट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न कि ये हमने खत्म करना है। उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 2 ये देखना है कि जो हमारी 2 क्लासेस हैं, डॉक्यूमेंट एंड प्रोडक्ट, दे आर हैविंग द सेम रिलेशनशिप विद द कैटेगरी, यानी कैटेगरी की जो आप समझे ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों क्लासेस के अंदर लाई कर रहा है, और इन दोनों क्लासेस का रिलेशनशिप है कैटेगरी क्लास के साथ, तो हमें यहां पे भी कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और मतलब एक इंप्रूवमेंट हमें करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स लेवल के ऊपर जो कि कॉमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी हमें कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी कि जो ये डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट हैं ये कैटेगरी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी एक कैटेगरी 2 चीजों के साथ मैप हुई है, तो हमें यहां पे भी कुछ इंप्रूवमेंट की यहां पे गुंजाइश है, देयर इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो मैं आपको एक पॉसिबल एंड सजेस्टेड, डबल कोर्स में सजेस्टेड सॉल्यूशन देने लगा हूं, एंड डोंट टेक दिस थिंग फाइनल, इसको लिटरल मीनिंग में नहीं लेना कि यही सॉल्यूशन होगा। तो एक जो इंप्रूव्ड वर्जन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा वो ये होगा कि जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं डॉक्यूमेंट, ऑर्डर, वर्कर एंड प्रोडक्ट क्लास के, वो जो रेपिटेशन हुई थी, आई मीन एक ही चीज को हमने 4 मरतबा लिखी हुई थी, यानी 3 एट्रीब्यूट से मल्टीप्लाई बाय 4, 12 एट्रीब्यूट जो हमने लिखे हुए थे उनमें एक पेयर कॉमन है और एक पेयर के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, वो 4 मरतबा लिखे हुए हैं। तो बजाय इसके हम उनको 12 मरतबा रिपीट करें, हमने एक नई क्लास इंट्रोड्यूस कराई, उस क्लास का नाम आप कुछ भी रख लें, मैंने रिसोर्स रख दी है, आप उसका नाम कुछ फंक्शन रख दें, कुछ भी रख दें। आइडिया इज कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने रिसोर्स वाली क्लास में डाल दिए, रादर देन कि हम हर क्लास के इंडिविजुअल एट्रीब्यूट रिपीट करते। और जो हमारी यूजर इंटरफेस की क्लास थी जो कि पहले 4 क्लासेस के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, अब 4 क्लास के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि जब हम प्रीवियस वाली क्लास डायग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें 4 रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पड़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स और रेफरेंसेस हमें 4 तरह के मेंटेन करने पड़ेंगे, 4 लेवल के ऊपर मेंटेन करने पड़ेंगे, यानी 5 क्लासेस के दरमियान समझे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, विच इज नॉट एन इजी टास्क इन नॉट इन टर्म्स ऑफ के जी हम लोग कर नहीं सकते, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट एस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी एस्पेक्ट, ये हमें देखने पड़ेंगे। अब जो ये वाला सोल्यूशन है इसमें हमने जो यूजर इंटरफेस वाली क्लास पहले 4 क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, अब वो सिर्फ एक क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और वो जो क्लास है वो फिर आगे 4 क्लास के साथ इंटरेक्टली इंटरेक्ट करेगी, यानी रिसोर्स क्लास हमारी अब सुपर क्लास बन गई, उस सुपर क्लास को से हमने 4 सब क्लासेस इनहेरिट की हैं, यानी सब क्लासेस उसके साथ हमने डाटा शेयर करवा दी, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स है, यानी आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन, जो कि चारों हमारी पहले वाली क्लासेस में और मौजूदा सब क्लासेस में कॉमन थे, वो हमने ऊपर लिख दिए हैं रिसोर्स वाइज सुपर क्लास के अंदर। और फिर जो हमारी यूजर इंटरफेस वाली क्लास थी, दिस क्लास विल नाउ बी ओनली बी कम्युनिकेटिंग विद द रिसोर्स क्लास, उसकी जो डायरेक्शनल यानी यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन है वो सिर्फ अब एक क्लास के साथ है जो कि रिसोर्स क्लास है। तो अब बेसिकली हमें अब 4 क्लासेस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करने, वी जस्ट नीड टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली 2 क्लासेस, दैट इज अ वेरी इजी टास्क एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो जो हमारी हैसल थी, एक तो रेपिटेशन की, दूसरा जो हमने रिलेशनशिप मेंटेन करने से बिटवीन 5 क्लासेस, वो हमारा एक ओवरहेड कम हो गया। अब ये हमारी एक इंप्रूवमेंट आ गई। और उसके बाद जो ऑर्डर, डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट और वर्कर के जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट थे, यानी ऑर्डर की डेट होगी, वर्कर की सैलरी होगी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी एंड सो ऑन, जो उनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने सिर्फ उस सब क्लास का पार्ट बना दिए। अब इसका मतलब ये है
कि रिसोर्स वाली क्लास को नहीं पता ऑर्डर वाली क्लास में क्या हो रहा है, वर्कर वाली क्लास को नहीं पता जो कि सब क्लास है कि ऑर्डर वाली क्लास में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वाली क्लास को यह नहीं पता कि वर्कर वाली क्लास में क्या हो रहा है। मतलब जो सब क्लासेस होती हैं दे डोंट नो अबाउट ईच अदर, उनको एक दूसरे का नहीं पता होता। अलॉन्ग विद दैट सुपर क्लास को भी ये नहीं पता होता कि सब क्लास में क्या हो रहा है। ये जो रिलेशनशिप होता है ये सिर्फ होता है कि सब क्लास को ये मालूम होता है सुपर क्लास में क्या हो रहा है, नॉट वाइस वर्सा। मतलब सुपर क्लास की चीजें अवेलेबल होती हैं सब क्लास के अंदर, लेकिन सब क्लास की कोई भी चीज से मेरी मुराद डाटा एलिमेंट एंड मेथड, वो सुपर क्लास में अवेलेबल नहीं होता। दैट इज व्हाट अ जनरलाइजेशन इज। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि स्पेशलाइज्ड क्लासेस नो एवरीथिंग अबाउट द जेनेरिक क्लासेस, बट जेनेरिक क्लासेस न्यू नथिंग अबाउट द स्पेसिफिक क्लासेस। तो ये एक चीज। दूसरी चीज कि जो प्रीवियस क्लास के अंदर एसोसिएशंस थी उनको हमने नहीं छेड़ा, वो एज इट इज रही हैं। सिर्फ हमने इन एडिशन टू ये किया कि लास्ट वाली स्लाइड के अंदर प्रोडक्ट और डॉक्यूमेंट का दोनों का कैटेगरी के साथ रिलेशनशिप था, यानी उनमें कोई चीज कॉमन थी। तो बजाय इसके कि हम लोग ये करते कि हमने एक कैटेगरी की क्लास को हमने दो में स्प्लिट कर दिया। एक जो क्लास है वो अब सिर्फ हैंडल करेगी जितनी भी पॉसिबल कैटेगरीज हैं जो कि आपको एक्सट्रीम राइट बॉटम पे नजर आ रही हैं, और जो दूसरी क्लास है जो कि इंटरेक्ट कर रही है डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट वाली क्लास से, वो बेसिकली सुपर क्लास बन गई है। ये वो क्लास है जहां से प्रोडक्ट और डॉक्यूमेंट वाली क्लास इनहेरिट करेंगी कैटेगरीज। यानी इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कैटेगरी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो वो आपको कैटेगराइज्ड रिसोर्स जो सुपर क्लास है वो बताएगी, क्योंकि जो कैटेगराइज्ड रिसोर्स क्लास सुपर क्लास है उसकी एसोसिएशन है हमारी कैटेगरी वाली क्लास के साथ। तो बजाय इसके कि हम लोग हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट वैल्यूज लिखते, हमने एक मर्तबा कैटेगरी को डिफाइन कर दिया और फिर उसका रिलेशनशिप बना दिया सुपर क्लास के साथ। अब जिस क्लास ने कैटेगरी को यूज करना है वो रादर देन के कैटेगरी के साथ और डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाए, वो सुपर क्लास यानी जो कैटेगराइज्ड क्लास है उसके साथ रिलेशनशिप बनाएगी। क्यों? क्योंकि कैटेगराइज्ड क्लास के अंदर कैटेगरी क्लास का ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, यानी कैटेगराइज्ड क्लास को पता है कि कौन सी सब क्लास के अगेंस्ट कौन सी कैटेगरी मैप हुई है। दैट इज व्हाट एन यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन इज। यानी अगर डॉक्यूमेंट क्लास ने अपनी कैटेगरी को फाइंड आउट करना है तो प्रीवियस क्लास में वो डायरेक्टली मेन क्लास जो कि कैटेगरी क्लास थी उसके साथ बातचीत कर रही थी, विच इज नॉट अ गुड थिंग। यानी ये हमारी इंफॉर्मेशन हेडिंग रूल के खिलाफ है। तो हमने अब इनडायरेक्टली ये किया कि जो डॉक्यूमेंट अगर डॉक्यूमेंट वाली क्लास ने अपनी कैटेगरी को फाइंड आउट करना है तो वो अब डायरेक्ट कैटेगरी जो कैटेगरी वाली क्लास है उससे डायरेक्ट वो बातचीत नहीं करेगी, वो उसकी सुपर क्लास से बात करेगी जो कि कैटेगराइज्ड है, यानी कैटेगराइज्ड रिसोर्स। वो उसके अंदर गेट कैटेगरी का मेथड है। हम आर्गुमेंट पास करेंगे डॉक्यूमेंट क्लास का, उस डॉक्यूमेंट क्लास की अगेंस्ट हमें उस डॉक्यूमेंट की कैटेगरी रिटर्न हो जाया करेगी। वो इसलिए क्योंकि कैटेगराइज्ड रिसोर्स के अंदर कैटेगरी क्लास का ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। तो वी बेसिकली हैव इंट्रोड्यूस्ड अ थर्ड टियर जो कि एग्जिस्टिंग क्लासेस के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उनको स्ट्रीमलाइन कर रही है। तो ये दो सजेस्टेड इंप्रूवमेंट्स हैं एग्जिस्टिंग क्लास डायग्राम के अंदर, और आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसी के इर्द गिर्द अपनी क्लास डायग्राम को भी आप लोग रीडिजाइन करेंगे। अब इसके बाद हम लोग आखिरी तरह का जो रिलेशनशिप है जो कि क्लास डायग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये याद रखिएगा मेरी बात, अब ये जो आखिरी तरह का रिलेशनशिप है जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं ये बहुत रेयरली अकर करता है, लेकिन डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि एट टाइम्स इट विल कम। तो आपको बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए कि ऑल ओवर सडन आप कहेंगे इसको हमने अगर एक सिनेरियो हमारा ऐसा आ गया जिसमें इसकी जरूरत पड़ गई तो यू शुड नॉट से कि ये तो हमारा कोई आउट ऑफ कोर्स चीज आ गई है। तो इट इज वेरी रेयर लेकिन होती है। इसका नाम है रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन। अब जो रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन है इसकी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर मैं आपको इसका प्रोग्रामेटिकली इक्विवेलेंट बताऊं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका क्या इक्विवेलेंट बनता है, तो वो होता है बेसिकली रिकर्जन। अगर मैं आपको इसका
डेटाबेस में इक्विवेलेंट बताऊं तो वो बनता है रिकर्सिव रिलेशनशिप। तो जो रिफ्लेक्सिव है बेसिकली इट इज एंड रिकर्सिव इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड द रिकर्सिव रिलेशनशिप इक्विवेलेंट इन द जो हमारी जो ईआरडी होती है, एंटिटी रिलेशनशिप, जो हमारी डायग्राम होती है। तो रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन होती एसोसिएशन ही है, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज होती हैं या जो पार्टिसिपेटिंग क्लासेस होती हैं वो बेसिकली यूनी क्लास होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमने अभी तक डिस्कशन की है उसके अंदर हमने ये देखा था कि मिनिमम ऑफ मिनिमम 2 पार्टिसिपेटिंग क्लासेस एग्जिस्ट करती थी हर तरह की एसोसिएशन में। लेकिन क्योंकि अब ये एक स्पेशल केस है, इसमें अब नंबर ऑफ क्लासेस हमारी 2 नहीं है, नंबर ऑफ क्लासेस इन अ पार्टिसिपेटिंग रिलेशनशिप इट विल बी 1। तो एक ही क्लास होगी, उसका अपने साथ रिलेशनशिप है, एंड दैट इज व्हाट अ रिकर्जन इज, कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपने ही क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हुआ होगा। इसको रिकर्सिव रिलेशनशिप या रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप बोलते हैं, और ये बहुत रेयरली अकर करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो किसी भी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने का होता है। अब यहां पे मैं कंपोजिशन और एग्रीगेशन का जिक्र नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है इसके अंदर हम लोग कंपोजिशन और एग्रीगेशन के जितने भी सिंबल्स हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब आपको जो स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम नजर आ रही है, यानी एक क्लास नजर आ रही है, वो है कोर्स की क्लास। अब जो कोर्स की क्लास है इसका अपने ही साथ एक मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है, यानी इस तरह की सिचुएशन के अंदर टू रीड आउट द सिनेरियो को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम ये कहेंगे कि अ कोर्स इज हैविंग अ प्रीरेक्विजिट फॉर अ कोर्स, यानी एक कोर्स को पढ़ने के लिए उससे पहले जितने भी कोर्स रिक्वायर्ड हैं वो उस कोर्स का प्रीरेक्विजिट है, और अ कोर्स इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर एन अदर कोर्स, यानी एक कोर्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ पहले कोर्सेज पूरे करने हैं, और जो कोर्सेज हमने पूरे करने हैं वो खुद एक कोर्स है। ये अब आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली दिस सिनेरियो एग्जिस्ट कि आई रिपीट, एक कोर्स, वन कोर्स इज हैविंग अ प्रीरेक्विजिट फॉर अ स्टूडेंट टू स्टडी इट। यानी अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए ने सॉफ्टवेयर डिजाइन का कोर्स फॉर एग्जांपल पढ़ना है, तो उससे पहले उसको जो भी इस कोर्स की प्रीरेक्विजिट है वो कोर्सेज पढ़ने हैं। अब फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डिजाइन के कोर्स को पढ़ने से पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स का पढ़ना लाजमी था। ये हो गया वन वे रिलेशनशिप, यूं कह लें इट इज अ रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू बी। अब हम बात करते हैं कि अगर जिस बच्चे ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स को पढ़ने के लिए भी एक प्रीरेक्विजिट है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है जो कि इटसेल्फ एक कोर्स है। दिस इज व्हाट अ रिकर्जन इज, कि हम स्टार्ट हुए सॉफ्टवेयर डिजाइन से, वी गो अप टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड देन वी एंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वी गो अप टू द प्रोग्रामिंग कोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोर्स को पढ़ने के लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं, और जो एक कोर्स है वो किसी हायर लेवल के कोर्स के प्रीरेक्विजिट भी है। यानी जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है वो प्रीरेक्विजिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले कोर्स का, और जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है उसका जो प्रीरेक्विजिट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यानी अब ये टू वे कम्युनिकेशन है, और प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने के लिए, और सॉफ्टवेयर डिजाइन को पढ़ने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिक्वायर्ड है सारे के सारे कोर्स ही। अब यहां पे आपको डायग्राम में जीरो डॉट डॉट स्टैटिक नजर आ रहा है। जीरो इसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो अभी पहले सेमेस्टर में एनरोल्ड हुआ है, वो अभी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोर्स पढ़ रहा है, अब उसका प्रीरेक्विजिट कोई नहीं है। तो देयर कैन बी अ कोर्स विदाउट अ प्रीरेक्विजिट, जिसका फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोर्स है, वो उससे पहले बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, उसके बाद कोर्स पढ़ेगा जो यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। आने वाले कोर्सेज का प्रीरेक्विजिट तो हो सकता है, लेकिन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है। तो इसलिए मैंने यहां पे जीरो डॉट डॉट स्टैटिक लिखा है, इंटेंशनली लिखा है कि देयर कैन बी अ कोर्स विदाउट अ प्रीरेक्विजिट बट देयर विल बी अ कोर्स विद अ प्रीरेक्विजिट। यानी एक कोर्स का प्रीरेक्विजिट भी हो सकता है, और जो एक कोर्स है वो किसी का प्रीरेक्विजिट भी हो सकता है। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है, यानी यूं कहें कि ये बेसिकली एक सेल्फ रिलेशनशिप है।
यानी सेल्फ रिलेशन है बिटवीन सिमिलर क्लासेस। अब इसमें क्लासेस एक ही हैं, यूनिक क्लास है। रिलेशनशिप बिटवीन यूनिक क्लासेस कैन बी मल्टीपल। अभी यहां मैंने आपको डायग्राम में सिर्फ एक रिलेशनशिप शो किया हुआ है, और इस तरह रिलेशनशिप को शो करने के लिए यू कैन यूज ओनली द कंपोनेंट्स ऑफ एसोसिएशन। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास एसोसिएशन में, मतलब यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और मल्टीप्लिसिटी जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करना है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप की लिमिटेशन है। रीजन बीइंग कि इट इज अ प्योर एसोसिएशन। ये वीक और स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एसोसिएशन नहीं है, इसलिए हमने उस तरफ नहीं जाना। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल और देखते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अ डायरेक्टरी, यानी जो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के ऊपर डायरेक्टरी होती है, अ डायरेक्टरी में कंटेन मल्टीपल डायरेक्टरीज, यानी सब डायरेक्टरीज हम जिसको बोलते हैं। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल सी प्रॉम्प्ट के ऊपर एक फोल्डर है, उस फोल्डर को मैं डायरेक्टरी बोल रहा हूं, उस फोल्डर के अंदर फर्दर सब फोल्डर हो सकते हैं एंड सो ऑन। अब इस डायग्राम को जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, मैंने एजम्पशन ये की है कि एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, और एक फाइल जो है वो एटमोस्ट 2 डायरेक्टरी में ही एग्जिस्ट करेगी। ये एजम्पशन है जो कि आप इसको निगेट भी कर सकते हैं, इस पे आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, जो कि इट इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन। लेकिन ये हमारा अभी अंडर डिस्कशन फोकस नहीं है। अंडर डिस्कशन हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी सब डायरेक्टरी है वो इटसेल्फ एक डायरेक्टरी है। यानी जो हम एक फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मेरा एक मेन फोल्डर ए है, उसके अंदर मैंने एक सब फोल्डर बी बनाया है, तो जो सब फोल्डर बी है वो भी इटसेल्फ एक फोल्डर है, वो भी इटसेल्फ एक डायरेक्टरी है। तो एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती हैं, और जो सब डायरेक्टरी है उसके अंदर फिर फर्दर और सब डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर इस तरह का पैटर्न आपको कहीं नजर आए, इस तरह का बिहेवियर कहीं किसी सिनेरियो में नजर आए, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ रिकर्जन, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन। अब जो स्क्रीन के ऊपर डायग्राम आपको नजर आ रही है, उसके अंदर मैंने 3 एंटिटीज या 3 क्लासेस को आइडेंटिफाई किया है। एक क्लास हमारी डायरेक्टरी की है, और दूसरी क्लास हमारी फाइल की है। जो 3 क्लासेस थी उसमें मेरी मुराद ये थी कि मैंने बनाई 3 है जो कॉन्सेप्चुअली हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो 2 हैं। जो कि थर्ड वन है, जो कि जिसको मैंने सब डायरेक्टरी का नाम दिया है, वो बेसिकली एक आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि सब डायरेक्टरी भी डायरेक्टरी का ही पार्ट है। तो यूं कह लें, इसको रोल नेम कह लें या एक वर्चुअल आप कह लें कि इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपको समझाने के लिए है। जो प्रैक्टिकल होगा वो बेसिकली 2 ही क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी, एक डायरेक्टरी वाली और एक फाइल वाली। अब मैं अगर डायरेक्टरी वाली क्लास को रीड करूं, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि डायरेक्टरी वाली क्लास का अपने ही साथ 1 to many का रिलेशनशिप है, यानी मल्टीप्लिसिटी एग्जिस्ट कर रही है ऑफ 0.1 0.1 स्टैटिक। इसका मतलब यह है कि एक डायरेक्टरी के अंदर 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं, लेकिन जो एक सब डायरेक्टरी है वो मल्टीपल डायरेक्टरीज का पार्ट नहीं हो सकती। मतलब जो डायरेक्टरी वाली क्लास है, जो मेन क्लास है हमारी, उसकी जो अगर मैं राइट बॉटम से देखूं तो मैंने उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्टरी वाली क्लास के लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0.2। यानी इसको रीड करने का मतलब ये है कि अगर मैं डायरेक्टरी को रीड करूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 0.1 स्टैटिक, तो इसका मतलब ये है अ डायरेक्टरी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज। ये तो हमारा रिलेशनशिप हुआ फ्रॉम ए टू बी, और कीपिंग इन माइंड कि हम अभी डायरेक्टरी से सब डायरेक्टरी जा रहे हैं। अब मैं अगर सब डायरेक्टरी से डायरेक्टरी की तरफ रीड करूं तो इट इज 1 to 1, मतलब अ सब डायरेक्टरी इज अ पार्ट ऑफ ओनली 1 डायरेक्टरी विच इज वेरी ट्रू। यानी जो मेरा एक सब फोल्डर है, सब फोल्डर फॉर एग्जांपल बी है, उसकी जो पेरेंट क्लास होगी या जो उसका पेरेंट फोल्डर होगा वो एक ही होगा, वो 2 नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने डायरेक्टरी वाली क्लास के साथ जो वहां से एरो इमर्ज हो रहा है टुवर्ड डाउनवर्ड्स, जो नीचे की तरफ
एरो इमर्ज हो रहा है, उसके साथ मैंने कुछ नहीं लिखा। और जब हमने एसोसिएशन डिस्कस की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि इट इज 1, नॉट 0, इट इज 1। तो जो एरो और टुवर्ड द डाउन है उसके साथ मैंने 1 लिखा हुआ है, और जो एरो टुवर्ड द लेफ्ट है ऑफ द डायरेक्टरी वो 0 डॉटेड स्टैटिक है। तो डायरेक्टरी कैन हैव 0 सब डायरेक्टरीज और infinite number of subdirectories, but a subdirectory is a part of exactly one directory। अब ये रिकर्सिव रिलेशनशिप है जो कि एक ही एंटिटी के एक ही क्लास के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। अब मैं अगर इस डायरेक्टरी को फाइल के साथ रीड करूं, मतलब जो मेरी फाइल वाली क्लास है, मैं अगर उसके साथ इसको रीड आउट करूं तो आई विल रीड आउट डायरेक्टरी कैन हैव 0 और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइल्स इन इट। अब जब मैं डायरेक्टरी टू फाइल रीड कर रहा हूं तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स सब डायरेक्टरीज। यानी इसका मतलब यह है कि जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि अ डायरेक्टरी कैन हैव 0 और मल्टीपल फाइल्स इन इट, तो इसका मतलब यह भी है कि सब डायरेक्टरी कैन ऑल्सो हैव 0 और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइल्स। क्योंकि अब ये बेसिकली हम लोग जो रिलेशनशिप रीड कर रहे हैं वो डायरेक्टरी के लिए भी कर रहे हैं और सब डायरेक्टरी के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि एक जो हमारी क्लास है वो बेसिकली अब इनडायरेक्टली एक नहीं है, इट इज नाउ 2। तो जो उस क्लास का दूसरी क्लासेस के साथ रिलेशनशिप है, यानी जो रिलेशनशिप डायरेक्टरी क्लास का बाकी क्लासेस के साथ होगा, हमारे केस में फाइल क्लास है, एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप सब डायरेक्टरी वाली जो हमारी नोटेशन है उसका भी वही रिलेशनशिप होगा फाइल वाली क्लास के साथ। मतलब अ डायरेक्टरी कैन कंटेन 0 और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइल्स एंड अ सब डायरेक्टरी कैन आल्सो कंटेन 0 और स्टैटिक नंबर ऑफ फाइल्स इन इट। ये तो हमारा रिलेशनशिप हुआ फ्रॉम डायरेक्टरी टू फाइल। अब मैं अगर फाइल से डायरेक्टली मैं अगर रीड करूं तो इसका मतलब ये है अ फाइल बिलोंग टू एग्जैक्टली 2 डायरेक्टरीज और 2 सब डायरेक्टरीज। अब आप ये देखें कि डायरेक्टरी के राइट के ऊपर मैंने 2 लिखा हुआ है। अब मैंने कोई 0.2 नहीं लिखा, अब मैंने कहीं 1.2 नहीं लिखा, मैंने 2.3 नहीं लिखा। इसका मतलब ये कि मैं ये रूल बना रहा हूं कि जो फाइल है वो एग्जैक्टली 2 डायरेक्टरीज में एग्जिस्ट कर सकती है, 3 में नहीं कर सकती, 1 में नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, लिमिटेशन लगा दी है, विच अ फाइल कैन नॉट एक्सीड। ये मेरी एजम्पशन है कि मैंने उस पर ये लिमिटेशन लगाई है। आप इसको 4 भी कर सकते हैं, यानी इट वुड बी इलॉजिकल टू से कि फाइल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मोर देन 2 सब डायरेक्टरीज। मैं यहाँ पे स्टैटिक भी लगा सकता हूं, यहाँ पे 2 भी लगा सकता हूं, 2 स्टैटिक भी लगा सकता हूं। वन आर्गुमेंट विच आई हैव इन माई माइंड वो ये है कि वी जस्ट वांट टू रिड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपिंग के, या जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस हमें वी वांट टू मेक श्योर कि हमारी एक फाइल एक ही फोल्डर में मौजूद है। तो जब भी हम कोई स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करते हैं तो जो इस स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करने की गाइडलाइंस हमारे पास आती हैं उनमें ये स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि इस फोल्डर में सिर्फ यही फाइल होगी और ये फाइल किसी और फोल्डर का पार्ट नहीं होगी। तो उस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर रहते हुए मैंने ये लिखा है, लेकिन यू कैन नरेट इट टू योर ओन सेल्फ, यानी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिकर्जन वाली चीज है उसको आप लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वही हमारा पॉइंट ऑफ अंडर डिस्कशन है। अब ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, यानी यहां पे हमारी जितनी भी तरह के रिलेशनशिप्स बिटवीन क्लासेस थे वो हमारे अब खत्म हो गए। यानी जस्ट अ रिकैप, हमने एसोसिएशन देख ली, हमने कंपोजिशन देख ली, हमने एग्रीगेशन देख ली, हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप देख ली। अब इसके बाद जो आखिरी चीज रह जाती है वो है एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास। अब जो वो स्पेशल टाइप ऑफ क्लास है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। यहां पे इसको दोबारा डिस्कस करने का सिर्फ एक मकसद ये है कि टू लेट यू और पीपल नो कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन अ क्लास डायग्राम, क्योंकि एट टाइम देयर विल बी ओकेजन यू नीड टू नो इट। मतलब एट टाइम ऐसे सिनेरियोज आएंगे आपके पास जिसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक क्लास डायग्राम के अंदर। तो
इसलिए मैं इसको सिर्फ एक रिकैप कर रहा हूं कि आपको रिफ्रेश हो जाए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या चीज थी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास was a normal class, लेकिन it was having a feature in it कि you cannot have a direct object of it, यानी हम लोग जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, मतलब वी कैन नॉट इंप्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी जितने भी ऑपरेशंस या जितने भी मेथड्स हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मौजूद हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उनको इंप्लीमेंट नहीं करेगी। ये सिर्फ जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ये यूज होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्नलाइजेशन और फॉर इनहेरिटेंस पर्पसेस, जहां पे हमने कॉमन मेथड्स प्रोवाइड करने हो टू द सब क्लासेस। यानी यहां पे हमारे पास कुछ ऐसे लिमिटेशन हो कि कुछ मेथड्स एक पर्टिकुलर क्लास खुद से इंप्लीमेंट करेगी और जो कुछ मेथड्स हैं वो उसकी सब क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगी, यानी जो कॉमन मेथड्स हैं अलोंग विद इट्स ओन मेथड। तो इस तरह की अगर सिनेरियो हो तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, लेकिन इट कैन बी इनहेरिटेड। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो नॉर्मल तरीका होता है, फॉर एग्जांपल हम जो क्लास का नाम लिखते हैं वो हम लोग इनिट कैप में लिखते हैं, यानी जो हमारी क्लास का नेम जो फर्स्ट उसका लेटर होता है वो अपर केस में होता है, बाकी जो क्लास का नेम होता है वो लोअर केस में होता है। अभी भी वही हम लोग नोटेशन यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा कि अब हम क्लास के नाम को इटैलिक कर देंगे, यानी क्लास डायग्राम में जिस भी क्लास का नाम इटैलिक होगा वो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी कि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम फर्दर इनहेरिट कर सकते हैं, यानी वी कैन यूटिलाइज जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट इन द क्लास डायग्राम टू इंप्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्योंकि अब हम लोग एक क्लास के अंदर अगर एक मेथड भी आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो वो क्लास भी फिर एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर हमने क्लास को रिप्रेजेंट करने के वो एब्स्ट्रैक्ट है तो हम क्लास के नाम को इटैलिक लिखेंगे, होगा इनट कैप ही, लेकिन हम उसे इटैलिक कर देंगे। और अगर हमने किसी मेथड को ये शो करने के वो एब्स्ट्रैक्ट है तो हम उस मेथड का नाम भी इटैलिक कर देंगे टू रिप्रेजेंट इट के वो भी हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है which will actually form an abstract class. अब to demonstrate this thing एक सैंपल क्लास डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर इसको नजर आ रही होगी, उसमें 4 क्लासेस हैं। अब इन 4 क्लास के साथ आई हैव ट्राइड कि मैं हर क्लास के साथ उसकी टाइप जरूर आपको बताना की मैंने कोशिश की है। यानी जो सबसे पहली क्लास है वो आइकॉन वाली क्लास है, उससे 2 क्लासेस एक्सटेंड हो रही हैं, एक रेक्टेंगुलर आइकॉन वाली क्लास है और एक आर्बिट्रेरी आइकॉन वाली क्लास है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एनी अदर आइकॉन बिसाइड रेक्टेंगुलर वन, और जो रेक्टेंगुलर हमारी सब क्लास है वो फिर हमारी सुपर क्लास बन रही है अब बटन वाली क्लास की, और जो बटन वाली क्लास है वो फिर हमारी सुपर क्लास बन रही है ओके बटन वाली क्लास की। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपको एक साथ नजर आ रही हैं। अब टू स्टार्ट विद जो आइकॉन वाली क्लास है, क्योंकि इसका नाम हमने लिखा हुआ है इटैलिक के अंदर, तो इट इज एन रिप्रेजेंटेशन के ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जो इसके नीचे में जो रूट लिखा हुआ है ना, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि ये हमारी बेस क्लास है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसको लिखें या ना लिखें से फर्क नहीं पड़ता, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि इट इज अ बेस क्लास। उसके बाद जो आइकॉन वाली क्लास है उसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले का। अब जो रेक्टेंगल है उसको डिस्प्ले करने का तरीका डिफरेंट होगा, जो ट्रायंगल है उसको डिस्प्ले करने का तरीका डिफरेंट होगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंप्लीमेंटेशन एक्सटेंडेड जो हमारी क्लास है, जो इनहेरिटेड क्लास है, उस पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैंने इसको भी इटैलिक कर दिया है जस्ट टू शो कि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जितने भी मेथड जो इनहेरिटेड क्लासेस ने इंप्लीमेंट करने हैं वो मैंने इटैलिक कर दिए हैं। अभी इस केस में क्योंकि एक ही है तो इसलिए मैंने इसको इटैलिक कर दिया। और जो दूसरा मेथड था गेट आईडी वाला, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन को आपने सुन के परेशान नहीं हो जाना, ये सिर्फ कॉन्ट्रास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। इसका मतलब ये होता है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन इस क्लास में मौजूद होगी, दिस इज इट। और अगर हम कहें कि ये हमारी एक कॉन्क्रीट क्लास है तो इट इज बेसिकली अ नॉर्मल क्लास जिसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो सकता है, नथिंग मोर देन दिस। तो जो हमारी नॉर्मल क्लास होती है उसको हम इनडायरेक्टली कॉन्क्रीट क्लास भी कह सकते हैं,
लेकिन जो कॉन्क्रीट क्लास को रीड आउट करने का पर्सपेक्टिव है, जो बैकग्राउंड है, वो बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट रिलेटिवली बनता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। तो इसलिए अब यहां मैंने इसको कॉन्क्रीट क्लास लिखा है। अब लेवल 2 पे आ जाएं। अब जो हमारी आइकॉन क्लास है उससे दो सब क्लासेस इमर्ज हो रही हैं, एक रेक्टेंगल वाली क्लास और एक आर्बिट्ररी आइकन वाली क्लास। जो रेक्टेंगल क्लास है वो फिर हमें यह बता रही है कि बटन भी रेक्टेंगल हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि अगर तो हमने बटन ड्रॉ करना है, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बॉक्स को डिस्प्ले करना है, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा। मैंने अगर कोई रेडियो बटन को डिस्प्ले करना है तो उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा। मतलब ये इटसेल्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इससे फिर एक इनहेरिट हुई क्लास जो कि बटन वाली क्लास है। यानी अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमने बटन को इंप्लीमेंट करना है। अब जो बटन है वो बेसिकली अब एक कॉन्क्रीट क्लास है। अब बटन के अंदर जो डिस्प्ले का मेथड था, अब हमने कहा जी कि उस बटन के अंदर हमने ओके का मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो फिर एक और सब क्लास आई जिसका नाम था ओके बटन, और इस क्लास को मैंने लीव क्लास इसलिए बोल दिया है कि दिस इज द एंड ऑफ इनहेरिटेंस, एंड ऑफ जनरलाइजेशन। तो ये जो लीव क्लास होती है ये बेसिकली शो कर रही होती है कि इट इज अ टर्मिनल क्लास। और टर्मिनल क्लास से मुरादी होती है कि इट इज एन एंडिंग क्लास। इसके बाद फर्दर कोई और एक्सटेंशन या फर्दर सब क्लासेस हमने सब क्लासिंग नहीं की हुई। तो जस्ट टू रैप अप, सबसे पहली एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी आइकॉन की, क्योंकि उसका नाम इटैलिक में है, इसका जो डिस्प्ले मेथड था वो भी इटैलिक में है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उससे फिर दो हमारी इनहेरिटेड क्लास हुई, एक रेक्टेंगुलर वाली और एक आर्बिट्ररी वाली। रेक्टेंगुलर के भी आगे फिर मल्टीपल टाइप हो सकते थे, हमने क्योंकि बटन को इंप्लीमेंट करना है तो, और फिर बटन से आगे हमारी जो हमने ओके बटन को इंप्लीमेंट करना है, यानी हमने ओके का मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो ओके बटन एंड बटन दो इनहेरिटेड क्लासेस हैं फ्रॉम द रेक्टेंगुलर आइकॉन। रेक्टेंगुलर आइकॉन इटसेल्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि इसका नाम भी आपने देखा होगा, मैंने रेक्टेंगल उसमें इटैलिक में लिखा हुआ है। अब जो आर्बिट्ररी क्लास है उसको मैंने अभी जानबूझ के अभी फर्दर एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि द क्लास डायग्राम वुड हैव बीन गॉन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको मैंने अभी सिर्फ ये बताया है कि अदर देन रेक्टेंगुलर आइकॉन, यानी रेक्टेंगुलर आइकॉन के अलावा जितने भी तरह के हमारे आइकॉन हैं वो आर्बिट्ररी आइकॉन के अंदर हम लोग उसे इंक्लूड कर लेंगे। तो और ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है, क्योंकि इसके अभी फर्दर इनहेरिटेड क्लासेस निकलनी है। तो इस डायग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि आपको सिर्फ टू लेट यू नो यू पीपल दिस थिंग कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला बिहेवियर आ जाता है आपके सिनेरियो में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू जस्ट नीड टू राइट द नेम ऑफ द क्लास इन इटैलिक। अगर कोई मेथड उसका ऐसा आ जाता है जो कि यू फील कि एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो आपने फिर इटैलिक में लिखना है। इसलिए अभी और ज्यादा चीजों पे आपने तवज्जो नहीं देनी, सिर्फ इस डायग्राम का फोकस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रिप्रेजेंटेशन ही था। अब जितनी भी डिस्कशन क्लास डायग्राम से रेलेवेंट थी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ क्लास, इन टर्म्स ऑफ द मल्टीप्लिसिटी, इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन, इन जितने भी कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड थे टू ड्रॉ अ क्लास डायग्राम कॉम्प्रिहेंसिवली, वो हमने सारे के सारे बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। नाउ इट इज द राइट टाइम कि हम लोग एक कंप्लीट प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, यानी एक हम लोग एक सिनेरियो को हम लोग सॉल्व करें। यानी पहले मैं आपके सामने अभी एक सिनेरियो डिस्कस करूंगा, फिर उस सिनेरियो की हम लोग एक क्लास डायग्राम आज बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको 1 से 2 क्लास डायग्राम दूंगा टू टेक, कि आप लोग उन क्लास डायग्राम से सिनेरियोज लिखें, और 1 से 2 आपको सिनेरियो दूंगा जिनसे आप लोग क्लास डायग्राम जनरेट करें। तो जितनी भी चीजें क्लास डायग्राम बनाने के लिए आपको चाहिए थी, नाउ यू पीपल हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द क्लास डायग्राम। नाउ आई विल प्रेजेंट यू विद अ सैंपल सिनेरियो, जिसको मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम दिया। इट इज नाउ अ बिट लेंथी, तो जस्ट ट्राई टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि इस ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट से दिस इज बेसिकली योर रिक्वायरमेंट्स, दिस इज बेसिकली योर सिनेरियो, इसी से इमर्ज होगी हमारी क्लास डायग्राम, जो कि इससे अगले वाली स्लाइड के अंदर मौजूद है। अब मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करता हूं, लिसन टू इट वेरी केयरफुली।
जब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ या जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे या जब आप ये स्लाइड देख रहे होंगे, तो आपने कोशिश करनी है, ये मैं आपको रूल ऑफ थंब बता रहा हूं, कि एक सिनेरियो को कम से कम 3 से 4 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है टू गेट इम्यून टू इट, टू गेट यूज टू इट। ये साइकोलॉजिकल चीज है। एग्जाम में भी आपने यही प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट्स में भी यही प्रैक्टिस करें, फाइनल एग्जाम में भी यही प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, कि जब भी आपके सामने कोई केस स्टडी आए, कोई सिनेरियो आए, तो उसको 3 से 4 मरतबा आप लोग लाजमन पढ़ें। जो हमारे लेक्चर्स हैं इसके दरमियान हमारी लिमिटेशन ये है कि एक तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए आई कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टन लेंथ ऑफ अ केस स्टडी। यानी अगर मैं 3 से 4 स्लाइडों की केस स्टडी दूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर दैट थिंग इन अ लेक्चर। तो लेकिन जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, असाइनमेंट्स के अंदर जो आपका सिनेरियो होगा वो हो सकता है 1 से 2 पेज का हो। तो अगर आपको इस तरह का सिनेरियो एनालाइज करना आ जाएगा तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू कि आप 1 से 2 पेज का सिनेरियो को उसका भी आप लोग एनालिसिस कर सके, क्योंकि इसी तरह की चीजें आप लोग के एग्जाम में आनी है। अब ट्राई टू लिसन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि इन एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ वीडियो शॉप देयर आर आइटम्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स, मतलब सेलेबल, रेंटेबल, which are available to the customer, games, VCR, concession items and videos। यानी एक हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सिस्टम है जो बेसिकली 2 तरह के आइटम्स को हैंडल करता है। एक है सेलेबल, एक है रेंटेबल, मतलब उनमें कुछ गेम्स हैं, कुछ VCRs हैं, कुछ कंसेशन आइटम्स हैं, कुछ वीडियोस हैं एंड सो ऑन। इन्वेंटरी इज रिलेटेड टू सेल, रेंटल आइटम एंड अ परचेज ऑर्डर लाइन आइटम। यानी इन्वेंट्री है, उसके साथ 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक तरफ हम कुछ सेलिंग कर रहे हैं और रेंटल कर रहे हैं, जिससे हमारी इन्वेंट्री का जो लेवल है वो कम ज्यादा हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग कुछ परचेजिंग कर रहे हैं जिससे हमारा इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन हो रहा है। यानी एक तरफ हमारी आउट हो रही है, यानी इन्वेंट्री आउट एक टर्म होती है जो कि आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में मिलेगी, जो कि ऑफ द शेल्फ होती है। इन्वेंट्री आउट एक टर्म होती है, इसका मतलब होता है टू सेल आउट या टू रेंट आउट, और एक होता है इन्वेंट्री इन का प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज करना। अब जो यहां पे लिखा हुआ है मैंने सेल, रेंटल, लाइन आइटम, दिस इज बेसिकली शोइंग इन्वेंट्री आउट, और जो परचेज ऑर्डर लाइन आइटम है इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग इन्वेंट्री इन वाया ऑर्डर प्रोसेस। अब देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस मेनली फॉर सेल and rental items. Both types of transactions are performed by employees या members of the shop, और to the member यानी employees कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन members के लिए, members वो लोग होंगे जो हमारी शॉप पे आएंगे, कोई चीज परचेज करेंगे, कोई चीज रेंट करेंगे, लेकिन जो हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी वो एम्प्लॉयज मैनेज करेंगे। मतलब ट्रांजैक्शंस आर मैनेज्ड बाय एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टोर लोकेशन। मतलब एक हमारी वीडियो शॉप है, उसके हो सकते हैं मल्टीपल आउटलेट्स हों, और हर जो एम्प्लॉय है वो हर आउटलेट का पार्ट नहीं हो सकता, वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का या एक पर्टिकुलर आउटलेट का पार्ट होगा। तो जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो एम्प्लॉयज परफॉर्म करेंगे, और जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्टोर लोकेशन से बिलोंग कर रहे होंगे। एंड टू फिल द इन्वेंट्री सप्लायर सप्लाइज द आइटम्स अगेंस्ट परचेज ऑर्डर इश्यूड बाय द शॉप। यानी एक तरफ जो हमारा चेक आउट हो रहा है या इन्वेंट्री आउट हो रही है वो लिंक हो रही है हमारी ट्रांजैक्शन के साथ। यानी जैसे ही हमारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होंगी, जो हमारा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा अगेंस्ट सर्टेन मेंबर, वो हो रही है, वो इन्वेंट्री आउट का प्रोसेस हो रहा है। और जो इन्वेंट्री इन हो रही है, जो कि शॉप में चीजें परचेज करनी है फ्रॉम द सप्लायर, वो हमारी होंगी परचेज ऑर्डर के थ्रू। यानी हम परचेज ऑर्डर पे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और टू द सप्लायर फॉर द परचेजिंग ऑफ न्यू आइटम्स फॉर द शॉप। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट सिनेरियो है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब यहां पे सिनेरियो को जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपने 2-3 चीजें इंट्रिंसिकली आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटी, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन बिहेवियर,
और उसके बाद आपने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि कहां पे जनरलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है, मल्टीप्लिसिटी कहां पे एग्जिस्ट कर सकती है, उसके बाद कंपोजिशन या एग्रीगेशन कहां कहां पे एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द क्लासेस। आपने पहले क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द क्लासेस करेक्टली, इसका मतलब है कि आपने 30 से 40% काम आपने सही कर लिया है। यानी अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 7-8 नंबर वहीं पे मिल जाएंगे जब आपकी क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन सही हो जाएगी। लेकिन अगर क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाती है देन इट विल फॉर्म अ रॉन्ग बेसिस फॉर द सॉल्यूशन। तो एक तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हमने क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है। क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने ये देखना है कि कौन सी क्लास का और कौन सी दूसरी क्लास के साथ एज पर गिवन सिनेरियो। अब मैं आपसे सिनेरियो के लिहाज से बात कर रहा हूं, जो सिनेरियो, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको गिवन है उसके हिसाब से कौन सी क्लास का कौन सी क्लास के साथ रिलेशनशिप बनता है। क्योंकि एक बात याद रखें, नेचुरल सी बात है, ये जितनी भी हमारा सिनेरियो है, क्योंकि ये एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो हर क्लास के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। अगर हम लोग सिनेरियो के स्पेसिफिक नहीं बनाएंगे रिलेशनशिप्स तो हर क्लास के साथ बन जाएगा और वो जस्टिफाइबल होगा। लेकिन जब आप उस ऐसी क्लास डायग्राम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग अपना सर पकड़ के बैठेंगे कि इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू इंप्लीमेंट इट। और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, मिनिमम पॉसिबल रिलेशनशिप, कि एज पर सिनेरियो जितने मिनिमम पॉसिबल रिलेशनशिप बनते हैं वो बनाने हैं, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं बनाने। क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं वो तो सारे होते हैं, क्योंकि हर क्लास के साथ कोई ना कोई मल्टीप्लिसिटी का, एसोसिएशन का, कंपोजिशन का, एग्रीगेशन का, रिफ्लेक्सिविटी का कोई ना कोई लिंक बन जाएगा अगर आप बनाना चाहेंगे तो। लेकिन वो गलत होगा क्योंकि यू कैन नॉट प्ले बियॉन्ड द सिनेरियो। जो सिनेरियो आपको गिवन है, यू हैव टू प्ले विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द सिनेरियो। द मोमेंट यू विल ट्राई टू क्रॉस योर सिनेरियो, आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। अगर आप इफ यू वांट टू क्रॉस योर सिनेरियो, यू कैन क्रॉस इट अप टू सर्टेन एक्सटेंट बट विद एन assumption। लेकिन माय सजेशन वुड बी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप क्लास डायग्राम आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना सिनेरियो स्पेसिफिक आप रह सकते हैं उतना सिनेरियो स्पेसिफिक रहने की आप लोग कोशिश करें। इट वुड बी इजियर फॉर यू। लेकिन जैसे जैसे आप लोग और सिनेरियोस करते जाएंगे, आपके ऑटोमेटिकली आप सिनेरियो स्पेसिफिक क्लास डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे। अब इस डिस्कशन के बाद मैं आपके साथ जो मैंने पॉसिबल सोल्यूशन एक बनाया हुआ है, विच मे बी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ योर्स, वो मैं आपके साथ आपको दिखाता हूं एंड देन वी विल डिस्कस इट। अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम नजर आ रही है उसी सिनेरियो से ओके स्पेसिफिक, वो अब आप देखें स्क्रीन के ऊपर। अब इस डायग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, जो क्लास सबसे पहले मैंने बनाई है वो इन्वेंटरी की क्लास बनाई है। अब जो अगर आप सिनेरियो पढ़ें तो आपको कुछ कॉमन बिहेवियर नजर आना शुरू हो जाते हैं। कॉमन बिहेवियर इस सेंस में कि कुछ आइटम्स हैं, यानी वीसीआर हैं, गेम्स हैं, कंसेशन आइटम्स हैं और हमारे पास वीडियोस हैं, जो कि दो कैटेगरी में लाया करते हैं। यानी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमारा क्लाइंट आके हमसे रेंट कर सकता है और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमारा क्लाइंट आके हमसे परचेज कर सकता है। तो इट इज, और ये हैं दोनों इन्वेंटरी का पार्टी, यानी बोथ बिलोंग टू इन्वेंटरी, लेकिन देयर आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ इन्वेंटरी। तो दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट सर्टेन कॉमन बिहेवियर व्हिच आई हैव कन्वर्टेड इनटू जनरलाइजेशन। यानी दो तरह की मैंने सब क्लासेस बना ली, एक सेल आइटम की और एक रेंटल आइटम की। ये लेवल 1 की जनरलाइजेशन थी। और फिर मैंने आपको सिनेरियो में ही बताई थी कि वीडियो हैं, गेम्स हैं, कंसेशन आइटम्स हैं, वीसीआर्स हैं। अब इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑब्वियसली कस्टमर रेंट कर सकता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर आके परचेज करेगा। यूजुअली जो वीडियोस हैं वो कस्टमर रेंट करता है और जो वीसीआर वगैरह वो कस्टमर आके परचेज भी कर सकता है, रेंट भी कर सकता है। मैंने उसको रेंट के अंडर डाला है। और जो कंसेशन आइटम्स हैं वो ऑब्वियसली आके हमारा जो कस्टमर है वो परचेज ही करेगा। तो दो लेवल की बेसिकली इसके अंदर आपको इनहेरिटेंस यहां पर नजर आ रही है। अब इन्वेंटरी के साथ
दो प्रोसेसेस लिंक हैं बियॉन्ड द कैटेगरीज। नंबर वन जो उसके प्रोसेस है वो है कि चेकआउट का या इन्वेंटरी आउट का, कि जब आपकी चीज कोई रेंट आउट या सेल आउट हो रही है, या मतलब आपकी इन्वेंटरी के स्टॉक्स कम हो रहे हैं, पहले उसको हैंडल कर लेते हैं। अब एक इन्वेंटरी कैन हैव 0 to many सेलिंग या रेंटल, इसलिए मैंने इन्वेंटरी से जो सेल आइटम है वो 0 ... लिखा है, और जो सेल रेंटल लाइन आइटम है वो एक ही इन्वेंटरी के अगेंस्ट होगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक कस्टमर ने आके एक वीडियो परचेज की है तो वो एक ही शॉप की इन्वेंटरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वीडियो दो शॉप्स की इन्वेंटरी को रिफ्लेक्ट कर रही हो। तो इसलिए मैंने इन्वेंटरी के साथ 1 लिखा है और सेल रेंटल लाइन आइटम के साथ 0 ... लिखा है। अब अगले स्टेप में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक ट्रांजैक्शन वो होगी जो सेलिंग के अगेंस्ट होगी, यानी अगर कस्टमर कोई चीज आगे परचेस कर रहा है और शॉप की सेलिंग है तो एक सेलिंग की ट्रांजैक्शन है, और एक रेंटल की हमारी ट्रांजैक्शन है कि कस्टमर आगे हमें रेंट दे रहा है टू रेंट आउट वीसीआर और सो। तो इसका मतलब ये हो कि हमारी दो तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, एक सेल की ट्रांजैक्शन, एक रेंट की ट्रांजैक्शन। अगेन दे आर हैविंग अ कॉमन बिहेवियर। तो मैंने फिर एक ट्रांजैक्शन की सुपर क्लास बनाई, वहां से दो सब क्लासेस इनहेरिट की, एक सेल आइटम की और एक रेंटल आइटम की। अब जो रिलेशनशिप है बिटवीन सेल ट्रांजैक्शन एंड सेल रेंटल लाइन आइटम वो कंपोजिशन का है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन है वो सेल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर सेल ही नहीं होगी तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है। मतलब जो सेल ट्रांजैक्शन है इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल रेंटल लाइन आइटम। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर रेंटल ट्रांजैक्शन। दोनों के दरमियान कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, और दोनों तरह की जो ट्रांजैक्शन है यानी सेल की और रेंटल की वो कर मेंबर रहा है। यानी वन मेंबर कैन परफॉर्म 0 to many रेंटल ट्रांजैक्शन, इसलिए मैंने रेंटल टू मेंबर में रेंटल के नीचे 0 ... लिखा है स्टैरिक, और जो एक रेंटल ट्रांजैक्शन है वो एक ही मेंबर करेगा, इसलिए मैंने मेंबर की साइड पे 1 लिखा हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक वीडियो रेंट आउट हुई है तो वो दो मेंबर ने नहीं की होगी, एक ही मेंबर ने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर की होगी। सेम होल्ड ट्रू फॉर द सेल ट्रांजैक्शन। ये हमारा प्रोसेस था चेक आउट का या इन्वेंटरी आउट का। अब हम लोग इन्वेंटरी इन के प्रोसेस को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि जो ट्रांजैक्शंस हैं दीज आर परफॉर्म बाय एम्प्लॉयज, यानी वन एम्प्लॉय कैन परफॉर्म 0 ... many ट्रांजैक्शन, इसलिए मैंने ट्रांजैक्शन के साथ 0 ... लिखा है। और एक ट्रांजैक्शन को एक ही एम्प्लॉय परफॉर्म कर सकता है, इसलिए मैंने एम्प्लॉय की साइड पे 1 लिखा हुआ है। और फिर जो एक एम्प्लॉय है इट बिलोंग टू एग्जैक्टली 1 स्टोर लोकेशन, और एक स्टोर के अंदर 0 से लेकर मैनी एम्प्लॉयज हो सकते हैं। अब यहां पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने 0 क्यों लिखा है। 0 इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि एक आउटलेट अभी नहीं ओपन हुई है, लेकिन अभी हमने उसको ऑपरेशनल नहीं किया, अभी बिल्डिंग बन गई है लेकिन इट इज नॉट एक्टिव फॉर रेंटल और सेलिंग पर्पसेस, इसलिए मैंने 0 ... लिखा है। अब हम देख लेते हैं इन्वेंटरी इन, यानी हम जो चीजें परचेज कर रहे हैं उसको हमने कैसे लिंक किया है। इन्वेंटरी हमारी लिंक है परचेज ऑर्डर लाइन आइटम के साथ, और ये 1 to many का रिलेशनशिप है, यानी एक इन्वेंटरी के अगेंस्ट हम मल्टीपल परचेज ऑर्डर लाइन आइटम हम इशू कर सकते हैं, और एक जो परचेज ऑर्डर लाइन आइटम है उसके अगेंस्ट परचेज ऑर्डर इशू होगा। अब परचेज ऑर्डर जो है और जो परचेज ऑर्डर लाइन आइटम है इसके दरमियान कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, यानी जो परचेज ऑर्डर है इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द परचेज ऑर्डर लाइन आइटम, यानी इनके दरमियान कंपोजिशन का हमारा रिलेशनशिप है। अब उसके बाद जो परचेज ऑर्डर टू सप्लायर है, अगेन दिस इज कंपोजिशन। रीजन बीइंग कि अगर हमारा परचेज ऑर्डर ही नहीं होगा तो हमें सप्लायर क्यों चाहिए। यानी सप्लायर, हमारी कंपनी का सप्लायर उस वक्त है जब वो हमारे परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमें कोई चीज सप्लाई कर रहा है, अदरवाइज हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो यानी हमारा एक्टिव सप्लायर वही होगा जो हमारे परचेज ऑर्डर के साथ उसने कम से कम एक ट्रांजैक्शन की होगी। अब ये हमारा बेसिकली एक पॉसिबल सोल्यूशन है जो गिवन सिनेरियो के अगेंस्ट बनता है। मे बी योर्स विल बी डिफरेंट, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अपना
सिनेरियो बनाएं और उसके बाद आप फिर ये वाला जो सोल्यूशन है इससे कंपेयर करें। अब इसके बाद जो 2 टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं विच आई वांट यू पीपल टू डू, वो उसमें अब पहला टास्क ये है कि एक क्लास डायग्राम आपके सामने आपको नजर आ रही है, इसके अंदर कंपोजिशन भी है, मैंने आइडेंटिफाई भी कर दिया कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी हैं, मल्टीप्लिसिटी क्या है एंड सो ऑन। योर टास्क इज टू राइट द सिनेरियो ऑफ इट, यानी रिक्वायरमेंट लिखें जिसके बाद ये क्लास डायग्राम बनी होगी, यानी रिवर्स इंजीनियर करना है आपने, या आपने क्लास डायग्राम टू सिनेरियो लिखना है ताकि आपको थोड़ा ये अंदाजा हो कि क्लास डायग्राम के अंदर मल्टीप्लिसिटी हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास डायग्राम के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो तो उनको हमने कैसे सिनेरियो का पार्ट बनाना है। और इसके बाद आपने अगेन वही टास्क दोबारा करना है कि एक और क्लास डायग्राम आपको गिवन है, इसका भी आपने सिनेरियो लिखना है। ये जब आप 2 वे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, क्योंकि सिनेरियो से क्लास डायग्राम हमने क्लास में डिस्कस की है, आने वाले लेक्चर्स में 2-3 सिनेरियोस हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो सिनेरियो से क्लास डायग्राम हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्लास डायग्राम से सिनेरियो कैसे बनाना है या क्या होना चाहिए वो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एट होम इसको ट्राई करें। 2 से 3 सिनेरियोस मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर को रैप अप करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी डिस्कशन हमारी क्लास डायग्राम से रिलेटेड थी, यानी जितनी भी हमारे स्टैटिक हमारी डायग्राम थी यूएमएल की, वो आज हमने खत्म कर ली है। अगली लेक्चर में हम लोग एक्टिविटी डायग्राम या जो हमारे डायनामिक कैटेगरी की डायग्राम्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड द फर्स्ट डायग्राम वुड बी एक्टिविटी डायग्राम ऑफ दैट कंपोनेंट। वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आगे लेक्चर के लिए इतना ही है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।